Dear students, today we are going to cover numerical on Bohr model of atom. बोर मॉडल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। इसमें हमने कुछ रिलेशनशिप कवर की थी लाइक रेडियस ऑफ ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। इन्हीं रिलेशनशिप का यूज कर हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम कवर करने जा रहे हैं, डिटरमाइन रेडियाई एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। रेडियाई के लिए हमने क्या रिलेशनशिप कवर की थी, nth ऑर्बिट का अगर आपको रेडियस निकालना है तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इनटू n स्क्वायर बाय z। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम। n की वैल्यू यहां पर क्या है 3, क्योंकि हम थर्ड ऑर्बिट के लिए कंसिडर कर रहे हैं। हाइड्रोजन के लिए z क्या होता है 1। इसे आप सॉल्व कर लें, आपको रेडियस मिल जाएगा। ऐसे हमें किसी ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं, En इक्वल टू E1 अपॉन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। E1 यहाँ पर क्या है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, इसकी वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n यहाँ पर क्या होगा 3, क्योंकि हम थर्ड ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं। हाइड्रोजन के लिए जेड क्या है 1, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम रेडियस और एनर्जी किसी भी ऑर्बिट की निकाल सकते हैं, लेकिन हम किसके लिए निकाल पाएंगे, या तो हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मीनिंग क्या है, जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन, लाइक लिथियम डाई पॉजिटिव, हीलियम मोनो पॉजिटिव, बेरिलियम ट्राई पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, as we go away from nucleus, the difference between the successive energy level। जब हम न्यूक्लियस से फार अवे जाएंगे तो जो एनर्जी डिफरेंस होगा नेबरिंग ऑर्बिट में, वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर वो कांस्टेंट रहेगा, ये हमें वेरीफाई करना है। इसका मीनिंग E1 माइनस E2, E2 माइनस E3, E3 माइनस E4 एंड सो ऑन। ये जो डिफरेंस है हमें ये देखना है, ये कांस्टेंट है, इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। E1 माइनस E2 क्या होगा, E2 क्या होगा E1 अपॉन n स्क्वायर। इसे हम सोल्व करते हैं तो आपको मिल रहा है 3E1 बाय 4। ऐसे हम यहां पर देखें E1 बाय 2 स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा E1 बाय 3 स्क्वायर। En क्या होता है E1 अपॉन n स्क्वायर, तो E3 का मीनिंग है एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट। तो यहां पर ये आपको मिलेगा 5E1 बाय 36। अब यहां पर हम देखें तो E1 बाय 9 3 स्क्वायर, E1 बाय 16, तो ये आपको मिल रहा है 7E1 बाय 144। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से फार अवे जा रहे हैं, जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये डिफरेंस सबसे ज्यादा इन कंपेरिजन टू दिस, इन कंपेरिजन टू दिस। तो जब हम न्यूक्लियस से फार अवे जाएंगे, जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, the ionization energy of hydrogen is 13.6 electron volt। Calculate ionization energy of helium monopositive। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी ऑर्बिट में लेकर जाना ताकि वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन से क्या हो जाए, फ्री हो जाए। इसका मीनिंग हम आयनाइजेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे,
इंफिनिटी माइनस एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। हाइड्रोजन और हीलियम मोनोपॉजिटिव के लिए ग्राउंड स्टेट क्या होगी? फर्स्ट ऑर्बिट होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? इंफिनिटी माइनस E1। आप ये कह सकते हैं एनर्जी प्रोवाइडेड टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन टू इंफिनिटी ऑर्बिट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। तो जितनी भी हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। हाइड्रोजन के लिए हमें दी हुई है कितनी दी हुई है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंफिनिटी ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? 0। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आपको मिल रही है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए आपको निकालना क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम मोनोपॉजिटिव। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम मोनोपॉजिटिव क्या होगी? E infinity of helium monopositive minus E1 of helium monopositive। इंफिनिटी ऑर्बिट की एनर्जी 0 होती है कोई भी एटम, तो इसलिए हम ये वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? 0। E1 ऑफ हीलियम हम कैसे निकाल सकते हैं? E1 ऑफ हाइड्रोजन अपॉन n स्केयर। फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी इनटू जेड स्केयर। हीलियम के लिए जेड क्या होगा? 2। तो यहां हम 2 का स्केयर करेंगे। इसका मीनिंग 4 टाइम्स ऑफ E1 ऑफ हाइड्रोजन। E1 ऑफ हाइड्रोजन हमने अभी कैलकुलेट किया कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सोल्व कर दें तो आपको वैल्यू मिल रही है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से आप देख लें, आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग क्या है? किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहां पर पहुंचाना? इंफिनिटी ऑर्बिट में पहुंचाना। तो यहां पर इंफिनिटी माइनस E1, ये जो डिफरेंस है ये आयोनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइड्रोजन के लिए निकालनी है तो इंफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन माइनस E1 ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के केस में ये हमें दी हुई है, इंफिनिटी ऑर्बिट की एनर्जी 0 होगी, तो यहां से हमने E1 ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया। अब हम हीलियम मोनोपॉजिटिव के लिए निकालना चाहते हैं तो सेम रिलेशनशिप यूज कर रहे हैं। हाइड्रोजन की जगह क्या आ रहा है? हीलियम मोनोपॉजिटिव। इंफिनिटी ऑर्बिट की एनर्जी इसके लिए भी क्या होगी? 0 होगी। E1 ऑफ हीलियम मोनोपॉजिटिव क्या होगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए आपने पढ़ा था En क्या होता है? E1 अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। वहां पर E1 क्या था? एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है E1 ऑफ हाइड्रोजन अपॉन n स्क्वायर, तो n यहाँ पर 1 है, इंटू जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू हीलियम के लिए क्या होगी? 2। तो ये सॉल्व कर रहे हैं, E1 ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। In two hydrogen atoms, electrons x and y revolve in orbit with radius r and 4r respectively. Using this information, we have to determine ratio of speed of electrons, time taken to complete one revolution, frequency of revolution. तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, एक रेडियस r और दूसरा 4r को फॉलो कर। इसका मीनिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए जो रेडियस का रेशियो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 1:4। इस रेशियो का यूज कर हम
ऑर्बिट नंबर का रेशियो निकाल सकते हैं। ऑर्बिट नंबर का रेशियो कैसे हम निकालेंगे? रेडियस का रिलेशनशिप क्या होता है? ए नॉट इंटू एन स्केयर, यहाँ पर n1 अज्यूम कर लेते हैं, अपॉन z1, ए नॉट इंटू n2 स्केयर अपॉन z2। हाइड्रोजन है तो z1 और z2 क्या होंगे? 1 होंगे, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ए नॉट भी कॉमन है तो ये भी हम कैंसिल कर देते हैं। इसका मीनिंग n1 स्केयर अपॉन n2 स्केयर किसके इक्वल है? 1/4 के इक्वल है। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 स्केयर। तो इसका मीनिंग n1/n2 जो होगा वो आपको मिल रहा है 1/2। इसका मीनिंग n1 और n2 का जो रेशियो है वो क्या है? 1:2। इस रेशियो का यूज करते हुए हमें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकालना है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है। अब देखो ये रिलेशनशिप हमने पहले स्टडी नहीं की। आपको 3 रिलेशनशिप याद रखनी है, एक तो एंगुलर मोमेंटम, दूसरा रेडियस, तीसरा एनर्जी। इनका यूज कर हम फर्दर किसी भी रिलेशनशिप को ऑब्टेन कर सकते हैं। सारे रिलेशनशिप अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। बेटर है जब आपको चाहिए हो तब उस टाइम उस रिलेशनशिप को निकाल लें। अब हम रिलेशनशिप को ऑब्टेन कैसे करेंगे फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन? हमने फॉर एंगुलर मोमेंटम के रिगार्डिंग स्टडी किया था, mvr इक्वल टू nh/2π। यहां पर मैं कांस्टेंट को इग्नोर करूंगा क्योंकि यहां पर मैं प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप ले रहा हूं। m यहां पर कांस्टेंट है तो मैं इसे इग्नोर कर रहा हूं, h भी कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट है। r क्या होगा? a नॉट इंटू एन स्केयर बाई जेड। तो a नॉट कांस्टेंट है तो मैं r की जगह क्या लिख सकता हूं? एन स्केयर बाय जेड। यहां पर मैं कांस्टेंट को इग्नोर कर रहा हूं इसलिए ए नोट को नहीं लिख, तो मैं ये कह सकता हूं v इंटू स्केयर बाय जेड प्रोपोर्शनल टू एन। रीअरेंज करें तो आप क्या देख रहे हैं? ये क्या आ जाएगा? v प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन। तो यहां पर देखो एक एन से एक एन क्या हो चुका है? कैंसिल हो चुका है। तो जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ऑर्बिट नंबर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये मैंने इस रिलेशनशिप का यूज कर ऑब्टेन किया है। जो कांस्टेंट है उनको इग्नोर कर दिया। तो मुझे यहाँ पर वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, स्पीड का रेशियो निकालना है, मींस v1 रेशियो v2। तो यहाँ पर v1 की जगह मैं क्या लिखूंगा? z1 अपॉन n1। ऐसे v2 की जगह हम क्या लिखेंगे? z2 अपॉन n2। दोनों ही एटम कौन से हैं? हाइड्रोजन, इसलिए z1 और z2 क्या होगा? सेम होगा। तो यहां पर इसे रीअरेंज करते हैं तो ये आपको क्या मिल रहा है? n2 रेशियो n1। अब आप देखें यहां पर n1 रेशियो n2 आपको पता है 1:2, तो n2 रेशियो n1 क्या होगा? 2:1। इस तरीके से हम स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट रिलेशनशिप याद रख लें, v प्रोपोर्शनल टू z इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। रिलेशनशिप कैसे ऑब्टेन की है फिर से आप देख लें, mvr इक्वल टू nh/2π अकॉर्डिंग टू बोर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने स्टडी किया था। तो m यहाँ पर कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है। अब मैं प्रोपोर्शनैलिटी की रिलेशनशिप ले रहा हूं तो इनको इग्नोर कर, r क्या होगा? a नॉट इंटू एन स्केयर बाय जेड। ए नॉट कॉन्स्टेंट है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर मैं r की जगह क्या लिख सकता हूँ? एन स्केयर बाय जेड।
तो हम देख रहे हैं एक एन से एक एन क्या हो रहा है, कैंसिल। तो जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो जेड बाय एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है Z1/N1 रेशियो Z2 अपॉन N2। दोनों एटम हाइड्रोजन है तो Z1 और Z2 क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये रेशियो आपको क्या मिल रहा है, N2:N1। और N1 रेशियो N2 आप पहले निकाल चुके हैं 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 2:1। अब हमें निकालना है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। टाइम हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस का क्या यहां पर रिलेशनशिप होगी, एक ऑर्बिट जो सर्कुलर पाथ है उसका टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस क्या होगा जब हम एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे, इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट तो सर्कमफेरेंस क्या था 2πr। किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा वो क्या होगा 2πr होगा। स्पीड क्या है v है। तो यहां पर भी मैं प्रोपोर्शनैलिटी के टर्म में रिलेशनशिप ले रहा हूँ, 2π को इग्नोर कर रहा हूँ। r की जगह हम क्या लिख सकते हैं n² z। v की जगह हम क्या लिखेंगे z/n। तो अगर हम इसे फर्दर अरेंज करें तो आपको क्या मिल रहा है n³ इसका मीनिंग अगर आपको टाइम का रेशियो निकालना है T1:T2 तो हमें क्या लिखना होगा N1³/Z1² N2³/Z2²। हाइड्रोजन है तो Z1 और Z2 क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां पर N1/N2 का क्यूब हमें देखना है, तो N1/N2 क्या था 1/2, तो इसका क्यूब क्या होगा 1/8। इसका मीनिंग जो टाइम का रेशियो है वो क्या आ रहा है 1:8 आ रहा है। थर्ड केस हमें सॉल्व करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या होगा, देखो यहां पर अगर हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, यूनिट टाइम को डिवाइड करेंगे टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, जो अभी हमने रिलेट किया है। यहां पर भी हम प्रोपोर्शनलिटी के टर्म में देखते हैं, जो टाइम है वो n³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Z² के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फ्रीक्वेंसी और टाइम में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स। तो इसका मीनिंग ये Z² के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, n³ के क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। टाइम का रेशियो आपने निकाला था 1:8, तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा 8:1, क्योंकि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है इनवर्स रिलेशनशिप है। इस तरीके से हम फर्दर रिलेशनशिप ड्राइव कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली याद रख लें वेलोसिटी Z/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम n³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Z² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फ्रीक्वेंसी और टाइम में रिलेशनशिप क्या है इनवर्स। क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, determine separation energy of electron from first excited state of beryllium tripositive। सेपरेशन एनर्जी का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को एटम से फ्री करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज सेपरेशन एनर्जी। अगर हम ग्राउंड स्टेट से उसे कर रहे हैं तो उस एनर्जी चेंज को हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां पर हम किसी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा रहे हैं,
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग क्या है? नॉर्मली इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होता है। अगर ग्राउंड स्टेट से वो ऊपर वाले ऑर्बिट में पहुंच जाए तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उससे ऊपर वाले में पहुंच जाए तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट और करंट ऑर्बिट में जो डिफरेंस होगा वही एक्साइटेड स्टेट होगी। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग क्या है? ग्राउंड स्टेट और करंट ऑर्बिट में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ग्राउंड स्टेट क्या होती है? फर्स्ट ऑर्बिट। तो यहां पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग क्या होगा? सेकंड ऑर्बिट। तो जो सेपरेशन एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है वो इंफिनिटी ऑर्बिट की एनर्जी और सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी में डिफरेंस होगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट से कहां पर पहुंचाना है? इंफिनिटी ऑर्बिट में पहुंचाना। इंफिनिटी क्या होगा? 0। सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? E1 अपॉन एन स्केयर, एन यहाँ पर 2 है, इंटू जेड स्केयर। बेरिलियम के लिए जेड क्या होगा? 4। तो इसका मीनिंग हमें क्या सोल्व करना है? -4 E1। E1 की वैल्यू आपको पता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बुक के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की एनर्जी कुछ अलग भी दी हो सकती है। यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में ले रहा हूं और पर एटम के लिए ले रहा हूं। तो आपको यही डेटा याद रखना है। कुछ अदर भी हैं, इसको हम जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के इक्वल होगा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर मैं इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से आप देख लें, सेपरेशन एनर्जी का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी ऑर्बिट में लेकर जाना। हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से लेकर जाना है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में नहीं है, उससे जस्ट ऊपर वाले ऑर्बिट में। मींस फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं है, वो कहां पर है? सेकंड ऑर्बिट में। तो सेपरेशन एनर्जी क्या होगी? इंफिनिटी माइनस E2। किसी भी एटम के लिए इंफिनिटी ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? 0। E2 फॉर बेरिलियम क्या होगा? E1 ऑफ हाइड्रोजन अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अनदर न्यूमेरिकल, a small particle moves in such a way that potential energy equal to -1/2 mkr square। m यहाँ पर क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। k यहाँ पर कांस्टेंट है। r यहाँ पर डिस्टेंस है फ्रॉम ऑरिजिन। ये किसको फॉलो कर रहा है? बोर मॉडल ऑफ एटम को फॉलो कर रहा है, क्वांटाइजेशन कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है। इस रिलेशनशिप का यूज करते हुए हमें r और n के बीच में रिलेशनशिप निकालनी। आपने बोर मॉडल में पढ़ा था जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी का क्या है? हाफ है। और साइन के टर्म में भी क्या है? अपोजिट। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आपको दी हुई है, पुट कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 1/4 mkr²। काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv² के इक्वल भी होती है। तो इसे हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम रिलेशनशिप mvr क्या होगा? nh/2π। तो यहां पर v और r में क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। हम ये भी कह सकते हैं v की जगह क्या आ सकता है? n/r।
तो यहां पर मैं v की जगह n बाई आर पुट कर देता हूं। पुट रिलेशनशिप 2 in 1। तो हम क्या देख रहे हैं, पहले जो आर स्केयर वी स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अब वहां पर v की जगह हम क्या लिखेंगे, n बाय आर। इसका हमें क्या लेना होगा, स्केयर लेना होगा। जो भी चीजें कांस्टेंट है उससे मैं इग्नोर कर रहा हूं, वेरिएबल को हम प्रोपोर्शनैलिटी में इंक्लूड कर रहे हैं। रीअरेंज करने पर आपको क्या मिल रहा है, r पावर 4 प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। फर्दर रीअरेंज करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, r रूट n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर से आप देख लें इसे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है और साइन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ आपको पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका हमें हाफ करना होगा, इसलिए मैंने लिखा है 1/4 m/r²। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के इक्वल भी होती है। तो यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप देखें तो r स्क्वायर v स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अकॉर्डिंग टू बोर कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, mvr किसके इक्वल होगा, ns/2π। तो यहां पर v प्रोपोर्शनल है n/r के। तो ये जो हमें रिलेशनशिप मिली है वो हम इसमें पुट कर रहे हैं। तो v की जगह मैंने पुट किया n/r, तो हम कह सकते हैं r के प्रोपोर्शनल टू n/r²। r को हमने इधर शिफ्ट किया तो r पावर 4 प्रोपोर्शनल टू n²। तो r यहां पर रूट n के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए बोर ने मॉडल प्रपोज किया था। अब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बोर मॉडल की हेल्प से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने बोर मॉडल में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन नॉर्मली अपनी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। जब आप इन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। इन स्टेट को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आएगा, जो भी एनर्जी डिफरेंस होगा वो रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन। एक इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली भी ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, इनडायरेक्टली भी आ सकता है। तो जितने टाइप के जंप बनेंगे उतने टाइप की आपको रेडिएशन मिलेंगे। रेडिएशन किस रेस्पेक्ट में डिफर करती है, वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में। तो जितने टाइप की वेवलेंथ आपको मिलेंगी, जितने डिफरेंट टाइप के जंप आपको मिलेंगे, उतने टाइप की आपको स्पेक्ट्रम में लाइंस देखने को मिलेंगी। इसलिए हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर हंड्रेड्स ऑफ लाइंस देखते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता कैसे, जब आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस लेते हैं अंडर लो प्रेशर और हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उस केस में लाइट प्रोड्यूस होती है। इस लाइट को हम प्रिज्म में से पास करते हैं, फिर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रिसीव करते हैं, तो वहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ लाइंस मिल रही हैं। अब ये 100 ऑफ लाइंस जो है, हमने इनको सीरीज में डिवाइड किया है। इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री, ये 6 सीरीज के बारे में हमने
डिस्कशन किया था, अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अब ये सीरीज हमें मिल कैसे रही है, तो जब आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को लेते हैं अंडर हाई वोल्टेज, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का गेन करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। हो सकता है किसी हाइड्रोजन एटम को इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले उसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में ही जाए, किसी का 5th में, किसी का 10th में, किसी का 15th में, किसी का इंफिनिटी में। तो यहां पर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं, तो इसका मीनिंग बहुत सारे जंप पॉसिबल हो सकते हैं, इसलिए आपको बहुत सारी लाइंस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखने को मिल रही है। ये कोई डिफरेंस इक्वल नहीं है, हम जस्ट वैसे ही बना रहे हैं। मान लीजिए ये इंफिनिटी ऑर्बिट है, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से कहां पर जंप करे, फर्स्ट ऑर्बिट में डायरेक्टली, तो उस केस में जो भी रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी उनके कोरस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ होगी फोटोग्राफिक प्लेट में, वो सब किससे बिलोंग कर रही हैं, लाइमन सीरीज से बिलोंग कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, लाइमन सीरीज में जो लोअर ऑर्बिट होना चाहिए जहां पर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वो फर्स्ट होना चाहिए। हाई ऑर्बिट इससे ऊपर कोई भी हो सकता है, 1 से ऊपर क्या होगा, 2 3 अप टू इंफिनिटी, किसी भी एटम के अंदर इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकते हैं। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली सेकंड ऑर्बिट में जंप करे फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट, तो यहां पर जो भी एनर्जी रिलीज होगी लाइट रेडिएशन की फॉर्म में, वो किससे बिलोंग कर रही है, पामर सीरीज से बिलोंग कर रही है। ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर किसी जंप में डायरेक्टली थर्ड ऑर्बिट में आ जाए, तो ये लाइन किससे बिलोंग करेंगी, पार्शियल सीरीज से बिलोंग करेंगे। अगर डायरेक्टली फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करे फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट, तो वो किससे बिलोंग कर रही है, ब्रैकेट सीरीज से बिलोंग कर रही है। अगर इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली 5th ऑर्बिट में जंप करें फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट, तो जितनी भी रेडिएशन मिलेंगी उनकी वेवलेंथ, उनसे रेलेवेंट जो भी स्पेक्ट्रल लाइन होंगी ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, वो किससे बिलोंग करेंगी, पी फंड सीरीज से बिलोंग करेंगी। हम्फ्री इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली 6th ऑर्बिट में जंप करे फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट, तो जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी वो किससे बिलोंग करेंगी, हम्फ्री सीरीज से बिलोंग करेंगी। जो लाइमन सीरीज है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो यूवी रीजन से बिलोंग करती है, पामर में विजिबल रीजन से, पार्शियल में इंफ्रारेड। बाकी जो भी केस हैं वो किससे बिलोंग करते हैं,
फार इंफ्रारेड। फिर से आप देख लें, यहां पर ही हमने एक हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट रिप्रेजेंट किए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोजन एटम को, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा। वो सेकंड ऑर्बिट हो सकता है, थर्ड हो सकता है, 10th हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। डिफरेंट हाइड्रोजन एटम को डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है बाय कोलिजन, बाय इलेक्ट्रिकल सोर्स, तो इसलिए जो एक्साइटेड स्टेट होगी वो भी डिफरेंट होगी। N1 को तो हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट, N2 को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, दिस इज थर्ड। तो आप देख सकते हैं ग्राउंड स्टेट और करंट ऑर्बिट में जो भी डिफरेंस होगा वही एक्साइटेड स्टेट होगी। अगर सेकंड ऑर्बिट में है तो डिफरेंस कितना है, 1 का, तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा तो उस केस में वो अनस्टेबल है, तो वापस वो ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है। इस प्रोसेस में वो अपनी एनर्जी का लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली हो सकता है फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाए, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से डायरेक्टली, तो उस केस में जितने भी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी वो किससे बिलोंग कर रही है, लायनों सीरीज से बिलोंग कर रही है। सेकंड में डायरेक्टली जंप करता है तो बामा सीरीज से बिलोंग करेंगी, थर्ड में जंप कर रहा है तो पास्चन से बिलोंग करेंगी, फोर्थ में जंप करता है तो ब्रैकेट सीरीज, फिफ्थ में जंप करता है तो पी फंड, और सिक्स्थ में जंप करता है डायरेक्टली तो हम्फ्री सीरीज। तो बहुत सारे हाइड्रोजन एटम के अंदर डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप के जंप देखने को मिल रहे हैं। तो जितने डिफरेंट टाइप के जंप हमें देखने को मिलेंगे उतने स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास 100 हाइड्रोजन एटम है, 5 में जंप आपको मिल रहा है 3 to 1, तो वहां पर एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी क्योंकि सभी के जंप क्या है, एक जैसे। तो जितने डिफरेंट टाइप के जंप वहां पर हम देखेंगे या अक्कर होंगे उतने टाइप की स्पेक्ट्रल लाइन आपको मिलेंगी। क्लियर?